तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट समाधान एकेडमी में। और मैं हूं लॉयर हिमांशु बोर। आज जो है मैंने आपके लिए एक स्पेशल एक्ट लेकर के आया जो कि बहुत ही वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो आप एमपीसीजे जिसमें प्रीलिम्स में ये एक्ट दिया हुआ है। और महिला पर्यवेक्षक में जो नियम और अधिनियम बनाए गए हैं उसमें भी एक एक्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट। और इस एक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एक्ट है। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा तो वो बातों को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलेंगे। जो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से टू यू, आप थोड़ा सोचकर इस एक्ट को समझेंगे। ठीक है ना। पॉक्सो एक्ट की बात करूं तो मैं, देखिए आपने देखा होगा पॉक्सो एक्ट जो मेन चीज़ जो है वो बालकों से संबंधित एक्ट है। बालकों को यौन यौन शोषण, लैंगिक हमलों से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, बच्चों के लिए जो 18 वर्ष से कम है। और इसमें ये एक्ट जो है हमारा जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी, और जो ट्रांसजेंडर है 18 वर्ष से कम उनके लिए भी ये एक्ट है। ठीक है ना। उन पे उनको भी ये संरक्षण देता ही है एक्ट। ठीक। तो अब मैं अगर पॉक्सो की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूएनओ में 1992 में कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में बताया गया था कि जो महिलाएं और बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रकार से नियम अधिनियम आप बनाते हैं महिलाओं और बच्चों से संरक्षण से रिलेटेड, तो वो सभी देशों को बनाना अनिवार्य था। तो उस देश में से एक देश हमारा भारत देश भी शामिल था। उसने भी उस कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए थे 1992 में, जो यूएनओ में कन्वेंशन हुआ था कि भाई हाँ, हम महिलाओं और बच्चों के लिए जो है कानून बनाएंगे उनके संरक्षण के लिए। उसी के बाद भारत देश में एक केस हुआ था 1999 में, आगे आपको बताऊंगा। तो उस केस में भी न्यायालय ने माना था कि जो वर्तमान में हमारे आईपीसी में जो धारा है 376 375 जो रेप से संबंधित है, तो वो धारा वर्तमान परिदृश्य में बच्चों के लिए अपर्याप्त है। और उसके लिए हमें एक अलग कानून बनना पड़ेगा बच्चों के संरक्षण के लिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया था 2012 में। ठीक है ना। हम पढ़ते हैं पॉक्सो एक्ट क्या है, इसका पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आज जो है मैंने पहला वीडियो लेकर के आया है। देखिए पॉक्सो एक्ट जो है वो आईपीसी और सीआरपीसी का मिश्रण है। ठीक है ना। आईपीसी एक मूल विधि है जो कि बताती है हमें कि कौन कौन सी चीजें अपराध होंगी, जैसे चोरी, मर्डर, रेप, ठीक है ना, और जितने भी प्रकार के अपराध है वो मूल विधि है। वो बताता है कि ये चीजें अपराध होंगी। लेकिन वहीं सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी बताता है कि भाई अपराध हो गया है तो उसके ऊपर ट्रायल कैसे चलेगा, उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, तो वो सीआरपीसी बताता है। ठीक है। जिसे हम प्रक्रियात्मक विधि भी कहते हैं सीआरपीसी को, प्रोसीजरल लॉ। ठीक। अब देखते हैं भाई पॉक्सो एक्ट क्या कहता है हमारा। पॉक्सो एक्ट की बात करूं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 1999 में एक केस हुआ था। और वो केस का नाम नोट करेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस केस से इसकी शुरुआत हुई थी। ये केस का नाम है साक्षी बनाम भारत संघ 1999। ठीक। साक्षी बनाम भारत संघ और अन्य 1999 वाला एक केस था। इसमें न्यायालय ने क्या कहा था वो देखते हैं। देखिए क्या लिखा, पढ़िए। न्यायालय का ध्यान भारतीय दंड संहिता की मौजूदा धाराओं 375 376 तथा अन्य विभिन्न धाराओं की ओर आकर्षित किया गया तथा बताया गया कि इन धाराओं पर न्यायालय द्वारा की जा रही व्याख्या समाज में विद्यमान वर्तमान परिस्थिति, विशेषकर बच्चों के यौन शोषण के मामले के अनुरूप नहीं कही जा सकती। देखिए साधारणता मैं आपको बताता हूं, आप खुद सोच करके देखिएगा कि एक वयस्क महिला के साथ कोई यौन शोषण होना, ठीक है ना, गलत करत उसके साथ दुष्कर्म होना, और किसी बच्चे के साथ होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप दोनों को एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान होने चाहिए। तो अगर किसी बच्चे के साथ हो रहा है और किसी महिला के साथ हो रहा है तो दोनों में बहुत अंतर है। अब ये आईपीसी की जो धारा 375 376 में था, क्या था कि दोनों को इसी में ट्रीट किया जाता था। इसी को देखते हुए कि भाई जो अब बच्चों के साथ जो है अपराध बढ़ रहे हैं, तो और कठोर करने के लिए, कानून को और बनाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया कि नहीं भाई, अब जो है बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून लाया जाएगा ताकि लोगों को सख्त से सख्त सजा दी सके और उनको थोड़ा सा उनके मन में डर हो बच्चों के प्रति, कोई अगर कोई गलत अपराध करता है तो। ठीक है ना। क्योंकि आप साधारणतः रूप में खुद सोच करके देखेंगे कि यार नहीं, किसी महिला के साथ में कोई दुष्कर्म होना और किसी बच्चे के साथ में दुष्कर्म होना बहुत अलग बात है। ठीक है ना।
तो वो यही था कि भाई 375 और 376 जो थी वो मामले के अनुरूप नहीं कही जा सकती थी वर्तमान में जो जितने भी निर्णय आ रहे थे न्यायालय के। तो वही था, साक्षी बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी, ठीक, जिसमें जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन शोषण के मामले में व्यापक उपाय अपनाने का आदेश दिया था। ठीक है ना, न्यायालय ने आदेश दिया कि भाई उपाय देखिए, भाई बच्चों के लिए संरक्षण के लिए कार्य करिए, राज्यों को सरकार को आदेश दिया था। ठीक है ना, फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1999 के बाद में, 1999 के बाद ये केस हुआ, उसके बाद में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2009 में ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये जो पॉक्सो एक्ट है 2009 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, और 2012 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में आए कि 2009 में पॉक्सो एक्ट का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था, तो ये आप 2009 याद रखेंगे, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य पढ़िए। पहला उद्देश्य था अपराध से बाल संरक्षण, मतलब अपराधों से बालकों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, यौन अपराधों से संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है ना, और अनुच्छेद 15(3) बच्चों और महिलाओं के लिए, देखिए अगर आप भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 आप पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है कि जाति, लिंग, मूलवंश, धर्म, ठीक है ना, जन्म स्थान, तो इनके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जो कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन वहीं अगर आप क्लॉज 3 पढ़ेंगे, उसी का अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि नहीं, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है कि सरकार बराबर ना मानती हुए एक्स्ट्रा जो अधिनियम और नियम जो है वो बना सकती है, किसके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। ठीक है ना, अगला क्या था, यूएनओ कन्वेंशन 1992, वही बताया कि इसी चीज को पूरा करने के लिए ये कानून बनाया गया कि भाई ट्रीटी तो कन्वेंशन में भारत ने तो साइन कर दिया था, तो इसी चीज को पूरा करने के लिए 2012 में कानून बनाया गया था। है ना, तो बच्चों के लिए अगला क्या कहता है, बच्चों के लिए गोपनीयता की सुरक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गोपनीयता का सुरक्षा मतलब प्राइवेसी, भाई बच्चों की भी अपनी एक प्राइवेसी होती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी काम किया जाए। मैं आपको एक केस बताता हूँ, अमेरिका में केस हुआ था, उसमें ये हुआ था कि एक छोटा सा बालक था, लगभग शायद 10-11 साल 12 साल का था, तो वो नग्न अवस्था में था, तो उसके पिताजी ने प्यार से उसकी फोटो खींच करके अपलोड कर दी। ठीक है ना, अब अपलोड कर दी तो भाई उसने केस कर दिया। ठीक है ना, तो ये एक नॉर्मल घटना थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ केस कर दिया। ठीक, तो बच्चों के लिए गोपनीयता की सुरक्षा बच्चों के लिए गोपनीयता की सुरक्षा, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अगला देखिए, कानून बच्चे का विकास करता है। भाई आप कानून ऐसा बनाएंगे कि बच्चे का विकास हो, ठीक है ना, संरक्षण देंगे तो ऑब्वियसली बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो उनका विकास होगा ही। ठीक, तो ये 5 प्रकार के उद्देश्य थे। अगला देखिए, इस अधिनियम की कुछ खास बातें आपको बताता हूँ, क्या क्या है इस अधिनियम में वो आप देखेंगे। पहला, भाई इधर देखिए, आपसे कह रहा हूँ पढ़िए, समझिए इसको, अगर आप इसकी पृष्ठभूमि समझ जाएंगे तो आपको पूरा एक्ट समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों बनाया गया है। देखिए पहला पॉइंट, यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़की दोनों पर लागू होता है। ठीक है ना, 18 साल से कम उम्र, लड़के लड़की, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है भाई, अगला क्या कह रहा है, इस कानून में यौन शोषण के कई रूपों को शामिल किया गया है। ठीक है, वो आगे बताऊंगा कि किस किस रूप में इसको शामिल किया गया है, कई प्रकार के यौन शोषण बताए गए हैं। यौन अपराधों को पीड़ित और अपराधी के लिए लिंग तटस्थ बनाया गया। देखिए लिंग तटस्थ का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यह कानून 18 वर्ष से जितने कम लड़के लड़की जो भी हो उसके लिए बनाया गया, मतलब न्यूट्रल कानून है। बच्चे के साथ, किसी लड़के के साथ 18 वर्ष से कम किसी लड़के के साथ भी अगर यौन शोषण हो रहा है तो वो पॉक्सो में आएगा, चाहे वो लड़के के साथ हो चाहे वो लड़की के साथ हो। अगर उसका यौन शोषण हो रहा है तो वो पॉक्सो के अंदर उसको दंडित किया जाएगा, उसको एज अ इसमें पॉक्सो में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इस कानून में दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। ठीक है, इस कानून में पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान है। भाई कोई पीड़िता है तो उसका कोई एड्रेस, उसका नाम, घर का पता, कहाँ रहती है, शहर का नाम, जिले का नाम, ये जिले विले का तो खैर ठीक है चल जाता है, लेकिन एज इट इज जहाँ पे लोग वहां पे पहुंच सकें, बिल्कुल
सेम एग्जैक्ट चीज़ नहीं बतानी है, रिश्तेदारों का पता, चाहे वो बच्ची कहाँ रह रही है, किस गली में रह रही है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से उसका पता लगाया जा सके उसको गोपनीय रखना इस एक्ट में बताया गया कि आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। इस कानून में दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है, ठीक है भाई। मतलब क्या कि दुर्व्यवहार किया गया है तो इस पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, ठीक है ना, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो। इस कानून में यौन शोषण के मामलों में जमानत नहीं मिलने का प्रावधान है, जमानत नहीं मिलेगी। देखिए साधारणतः क्या होता है, अगर आप किसी आईपीसी में अगर कोई अपराध करते हैं तो आपको जो है क्या माना जाता है, अपराधी माना जाता है, आरोपी माना जाता है कि भाई आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने आपने ऐसा 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 किया है, लेकिन आपके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस लगे हैं, तब न्यायालय आपको स्टार्टिंग से ही अपराधी मान करके चलता है कि नहीं आपने अपराध किया ही है, न्यायालय पहले से ही मान करके ये चलता है, ठीक। आइए अगली बात करते हैं। अब देखिए क्या कहता है भाई पॉक्सो। अब यहां से हमारा एक मेन एक्ट चालू हो रहा है, कब आया, कब इसको अधिनियमित किया गया, कब लागू हुआ, ठीक है ना, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ठीक है भाई, ये इस एक्ट का नाम है, ठीक है ना। अब इसकी राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, राष्ट्रपति की सहमति मिली है 19 जून 2012। ये अधिनियमित किया गया कब, 19 जून 2012। कब भाई, 19 जून 2012। ये डेट देख लो, इधर देखो, इधर देखो, ये डेट, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, 19 जून 2012, और लागू हुआ 14 नवंबर 2012। राष्ट्रपति की स्वीकृति, अधिनियमित कब किया गया, 19 जून 2012, लागू हुआ 12 नवंबर 2012। और इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 9, इसमें कुल 9 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं, 46, जिसमें से आज जो है हम धारा 23 तक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है और थोड़ा सा सेंसिटिव एक्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ करके हम इसको याद भी करेंगे, डायग्रामेटिक कैसे याद करना है, क्या करना है, वो सब आपको बताऊंगा। तो अध्याय 9 है और धारा 46 दी हुई है, तो आज जो हम 23 धाराएं इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए धारा 1 क्या कहती है, धारा 1 क्या कहती है, धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, आप सभी जानते हैं कि किसी भी अधिनियम की धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार, उसका प्रारंभ बताती है, ठीक। और धारा 2 में नेचुरली क्या होती है, परिभाषा होती है। पहला क्लॉज पढ़िए, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 होगा, ठीक है भाई। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इसका विस्तार होगा, ठीक। इसका विस्तार कहाँ पे, संपूर्ण भारत में। कोई क्वेश्चन पूछे कि पॉक्सो का विस्तार कहाँ पे, तो आप लगाएंगे क्या, संपूर्ण भारत में। चलिए अगली स्लाइड देखिए। अब देखिए पॉक्सो को पढ़ने से पहले आपको 4 चीज समझनी पड़ेगी, 4 प्रकार के शब्द हैं, उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। अगर आपने इन शब्दों को समझा तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक्ट में आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगी कि नहीं, हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, सर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला शब्द पढ़िए, क्या लिखा है डेफिनेशन में, प्रवेशन। अब प्रवेशन का मतलब क्या होता है, प्रवेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट में कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट या कोई वस्तु इंटर करता है, इंसर्ट करता है, प्रवेश करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रवेशन। क्या कहते हैं, प्रवेशन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई वस्तु या अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट इंटर करता है, इंसर्ट करता है, तो उसे कहते हैं हम प्रवेशन, ठीक है ना। गुरुत्तर क्या होता है, गुरुत्तर का मतलब ये होता है कि कोई आपका संबंधी हो, जिसके साथ आपका क्या हो, भरोसे वाला रिश्ता हो। जैसे एक बच्चे का अपने पिता के साथ, ठीक है ना, एक कोई भी रिलेशन हो जिसमें आपका भरोसा होता है कि भाई हाँ ये होगा। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटल के डॉक्टर 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 का संबंध किसके साथ, पेशेंट के साथ। पुलिस वालों का संबंध, भाई हमारे रक्षक है ना पुलिस वाले, तो हमारा तो उनके ऊपर भरोसा है कि भाई ये हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा उनके साथ संबंध। तो ये जो मेन संबंध होते हैं, और अगर वही कुछ गलत करते हैं तो फिर वो गुरुत्तर के अंदर कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रवेशन समझा आपने, गुरुत्तर समझा आपने, मतलब ये भरोसे वाले रिश्ते, आपसी रिश्ते में अगर कोई गलत कृत करता है तो वो गुरुत्तर कहलाता है, ठीक है। लैंगिक हमला क्या कहलाता है, लैंगिक हमला होता है ये, इसमें कोई व्यक्ति अगर किसी भी बच्चे के बॉडी पार्ट को स्पर्श करता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट को स्पर्श करता है, टच करता है, इसमें फिजिकल टच है, लैंगिक हमला कहलाता है, ठीक। और लैंगिक उत्पीड़न का मतलब होता है कि उसने टच नहीं किया है लेकिन वो मानसिक रूप से उसको कुछ प्रलोभन देता है, कुछ गलत वीडियोस दिखाता है, ठीक है ना, अश्लील साहित्य दिखाता है, पोर्नोग्राफी जिसे बोलते हैं, तो वो दिखाता है, तो ये कहलाता है लैंगिक उत्पीड़न, मतलब उसको उत्पीड़ित करता है, ठीक है। हमला मतलब स्पर्श करना, फिजिकल टच करना, ठीक है ना, और उत्पीड़न मतलब मानसिक रूप से उसको अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट दिखाना या उसको कोई गलत चीज दिखाना, तो ये उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो आपने चार चीजें समझी, प्रवेशन, गुरुत्तर, लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न, ये चार शब्द आपको आ गए समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आईपीसी में देखिए, पॉक्सो में अपराध को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ये डायग्राम आप समझेंगे, याद रखेंगे, इजी होगा पढ़ने में, समझने में और याद रखने में, ठीक है ना। तो पॉक्सो को दो प्रकार से अपराध में बांटा गया। देखिए, एक आईपीसी की बात करूं और प्लस सीआरपीसी, आईपीसी प्लस सीआरपीसी, ये दोनों से मिलकर के ये पॉक्सो बना है। आईपीसी में बताएगा कि भाई ये चीजें अपराध हैं, तो पॉक्सो में भी बताया कि भाई ये अपराध है, और सीआरपीसी में बताएगा कि कोई अपराध कर देता है तो उसके ऊपर कैसे प्रोसीडिंग चलेगा, ट्रायल कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ठीक। तो इसमें भी पॉक्सो में यही बताया गया है कि अगर कोई पॉक्सो के अंतर्गत कोई ट्रायल चल रहा है तो वो कैसे चलेगा, ठीक। तो ये बताएगा हमको क्या, पॉक्सो। तो सीआरपीसी और आईपीसी का ये क्या है, एक मेल है, ठीक। चलिए देखिए अब क्या कहता है, अपराध को हमने दो प्रकार से बांटा है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, ठीक है ना, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष रूप से कि जो व्यक्ति अपराध तो नहीं कर रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अपराध करने में शामिल है, उससे हट के अलग चीज कर रहा है। देखिए प्रत्यक्ष में पहला क्या हो रहा है, पहला अपराध क्या है, पहला अपराध है यौन हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, यानी लैंगिक हमला। वही बताया मैंने, लैंगिक हमला क्या होता है, स्पर्श करना किसी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में या कहीं पे भी, ठीक है ना, वही बताया। फिर अगला क्या, प्रवेशन यौन हमला। प्रवेशन का मतलब आप समझे, किसी भी बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट में किसी चीज को इंसर्ट करना, ठीक, यौन हमला कहलाता है। यौन उत्पीड़न वही चीज बताया मैंने, लैंगिक उत्पीड़न, कि भाई आप फिजिकल टच तो नहीं कर रहे हैं उसको लेकिन ऐसी चीजें दिखा रहे हैं या जो भी कर रहे हो तो वो मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो रहा था, वो यौन उत्पीड़न कहलाता है। और फिर अगला अपराध क्या है इसमें, पोर्नोग्राफी में बच्चे का उपयोग, कोई पोर्नोग्राफी अश्लील साहित्य उसमें बच्चों का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध है, ठीक है। गुरुत्तर, प्रवेशन, लैंगिक हमला, ये भी एक अपराध है। गुरुत्तर मतलब कोई आपसी संबंध वाला ही कोई गलत दुष्कर्म कर रहा है किसी बच्चे के साथ में, तो ये अपराध है। फिर आप यहाँ अप्रत्यक्ष में देखेंगे, अपराध की रिपोर्टिंग, ठीक है। अपराध की रिपोर्टिंग मतलब कि मान लीजिए आपके अपराध की रिपोर्टिंग नहीं की है, आपने शिकायत दर्ज नहीं करी है, तो क्या होगा, झूठी शिकायत दर्ज करी है और झूठी जानकारी दी है पॉक्सो से संबंध, तो क्या होगा। और मीडिया की प्रक्रिया, मीडिया ने किसी प्रकार का पीड़िता के साथ क्या किया, उसके बारे में कुछ भी गलत छापा हो, उसकी जानकारी छाप दी हो, तब फिर क्या होगा, मीडिया को दोषी माना जाएगा। तो ये अपराध थे, आपको मैंने एक पिक्चर बना दी कि ये अपराध हैं, इनको पढ़ना है, ठीक। आज हम ये अपराध पढ़ेंगे, कैसे क्या है, किन कौन कौन सी धाराओं में है, ये आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं क्या कहता है, अगली स्लाइड देखिए। अब ये ऑफेंस है, ये डायरेक्ट ऑफेंस है। देखिए यहां से पढ़ना शुरू करेंगे आप, यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 3, 5, फिर 7, फिर यहाँ से आएंगे 9, फिर यहाँ से 11, फिर यहाँ से 13, फिर यहाँ से ये 16। अब मैं ये ऐसा क्यों बनाया, देखिए
धारा 3, धारा 4 मैंने यहाँ पे छोड़ा है। धारा 4 में इसका दंड दिया हुआ, प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड दिया हुआ है, ठीक। फिर धारा 5 में आए, यहाँ पे दिया गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, तो फिर इसका दंड दिया हुआ है 6 में। फिर अगला स्लाइड है धारा 7 लैंगिक हमला, फिर 8 मैंने छोड़ा तो 8 में इसका दंड दिया हुआ है। धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला, फिर इसकी धारा 10 छोड़ा मैंने तो धारा 10 में इसका दंड दिया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न, फिर मैंने 12 छोड़ा तो 12 में इसका दंड दिया हुआ लैंगिक उत्पीड़न के लिए क्या दंड होगा। फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाया धारा डाला धारा 13, तो अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों का उपयोग, तो फिर यहाँ पे मैंने 14 15 छोड़ा तो वो दंड से संबंधित है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 16 जाता है तो किसी अपराध के लिए उकसाना, तो फिर इसका 16 17 आप देखेंगे इसमें दंड दिया हुआ है, ठीक। 16 में इसकी परिभाषा दी हुई है और 17 18 में उसका दंड दिया हुआ है। तो आप ऐसे याद करेंगे। देखिए याद कैसे करेंगे, पहले क्या बताया मैंने, आप याद रखेंगे प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक। धारा 3 में क्या है, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 3 क्या कहती है, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। बार बार आप बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर आप धारा 1 छोड़ करके अल्टरनेट में क्या आएंगे, फिर धारा 5 में आएंगे, तो धारा 5 कहती है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया, गुरुतर, क्या जुड़ गया, गुरुतर जुड़ गया। यहाँ पे क्या था धारा 3 में, प्रवेशन लैंगिक हमला, और यहाँ पे क्या जुड़ा, गुरुतर। गुरुतर मतलब कोई आपसी संबंध वाला किसी के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तब वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। तो वो क्या है, काय में आएगा, धारा 5 में आएगा। अगली स्लाइड धारा 7। अब धारा 7 यहाँ पे आया तो ये दोनों तो हो गया भाई प्रवेशन वाला मामला, ये हो गया प्रवेशन वाला मामला, प्रवेशन वाला मामला ये हो गया। अब आ जाते हैं साधारण वाले में। अब साधारण लैंगिक हमला, अब साधारण लैंगिक हमला धारा 7 में वही साधारण लैंगिक हमला, किसी चीज को स्पर्श करना, किसी बच्चे के बॉडी पार्ट को टच करना, तो ये साधारण लैंगिक हमला कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आए साधारण लैंगिक हमले के बाद गुरुतर लैंगिक हमला। अब कोई जान पहचान वाला आदमी, भरोसे का संबंध वाला आदमी क्या कर रहा है, लैंगिक हमला कर रहा है किसी बच्ची के ऊपर, तब फिर वो क्या कहलाएगा, गुरुतर लैंगिक हमला। लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, धारा 7 धारा 9, धारा 7 धारा 9, लैंगिक हमला गुरुतर लैंगिक हमला, ठीक। तो ये कहलाता है गुरुतर लैंगिक हमला। अब फिर अगली स्लाइड में आएंगे तो फिर आ जाएगा लैंगिक उत्पीड़न। उत्पीड़न धारा 9 के बाद धारा 11 देखेंगे तो आ जाएगा लैंगिक उत्पीड़न, क्या आएगा, लैंगिक उत्पीड़न। फिर उसके बाद में आए देखेंगे धारा 13। धारा 13 में क्या आ जाएगा, धारा 13 में आएगा अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग किया जाना, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग किया जाना। फिर आप धारा 16 में जाएंगे सॉरी, तो किसी अपराध के लिए उकसाना मतलब दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण करना, उकसाना मतलब दुष्प्रेरण करना, ठीक है ना। अब ये स्लाइड समझ में आया। धारा 3 क्या कहती है, प्रवेशन लैंगिक हमला, ये प्रवेशन मामला हो गया, ये प्रवेशन वाला मामला हो गया, ये साधारण लैंगिक वाला हो गया, साधारण लैंगिक। फिर यहाँ पे गुरुतर जुड़ जाएगा। फिर आ जाएगा क्या आपका धारा 13 लैंगिक उत्पीड़न आ जाएगा। फिर धारा 13 में ये आ जाएगा, धारा 16 में उकसाना आ जाएगा, ठीक। तो ये ऑफेंस थे, ये ऑफेंस दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझेंगे और इसका फिर जो है हम दंड देखेंगे कि धारा 4 में क्या दंड है, धारा 6 में क्या दंड है, धारा 7 में, 8 में क्या दंड है, धारा 10 में क्या दंड है, धारा 12 में, और धारा 14 15, फिर यहाँ 17 18 देखेंगे क्या दंड है। फिर चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए मैंने लैंगिक हमले को 2 भागों में बांटा है। पहला तो प्रवेशन, प्रवेशन ये आप याद रखिएगा, प्रवेशन वाला सिस्टम जो है वो आपका समान प्रवेशन और गुरुतर प्रवेशन। समान वाला जो जाएगा आपके में काय में जाएगा, धारा 3 से लेकर के धारा 4 तक जाएगा, और जो गुरुतर वाला जो मामला है वो जाएगा आपके 5 से लेकर के 6 में। प्रवेशन का मतलब मैंने आपको वही बताया कि किसी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट या कोई अन्य वस्तु इंसर्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रवेशन कहलाता है। अब प्रवेशन अगर सामान्य है तो वो आएगा धारा 3 में, मतलब प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला। याद करिए क्या था धारा 3, प्रवेशन लैंगिक हमला, तो यह जाएगा धारा 3 में। अब धारा 4 में इसका दंड बताया गया। धारा 4 में क्या दंड बताया गया कि भाई दंड इसका कम से कम कितना होगा, 10 वर्ष तक का हो सकेगा, लेकिन ये अधिकतम कितना जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट। LI मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास तक ये जाएगा। और मान लीजिए अगर बच्चा 16 वर्ष से कम हो, बच्चा अगर 16 वर्ष से कम हो तो 20 वर्ष कम से कम, और अधिकतम क्या होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब
आजीवन कारावास और फाइन, ठीक, और जुर्माना लगेगा। ये थी हमारा धारा 3, ठीक। अब वही बात करें प्रवेशन की, तो प्रवेशन अगर क्या हो, गुरुतर हो, धारा 3 प्रवेशन, प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब इसमें क्या जुड़ गया, गुरुतर जुड़ गया, तो धारा 5 में आएगा। फिर वो धारा 5 में आया, धारा 5 में इसका डेफिनेशन वही, गुरुतर प्रवेशन हमला मतलब यही कि कोई आपसी संबंध वाला व्यक्ति क्या करे, आपके साथ में कोई दुष्कर्म करे, ठीक है ना, तो वो गुरुतर के अंदर कहलाता है। तो गुरुतर प्रवेशन हमला काय में आएगा, 5 में, काय में आएगा, 5 में आएगा। और उसके बाद में उसका दंड काय में आएगा, 6 में। तो दंड कितना दिया है देखिए, 20 वर्ष कम से कम और लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी और जुर्माना। कम से कम कितना होगा, 20 वर्ष, और वो बढ़कर के कितना हो सकता है, या तो आजीवन कारावास हो जाए या तो वो डेथ हो जाए, मतलब डेथ पेनल्टी हो जाए, मृत्यु दंड हो जाए और जुर्माना लगेगा। प्रवेशन में ऐसा नहीं था, प्रवेशन में साधारण था कि भाई स्टार्टिंग में अगर जो व्यक्ति है तो उसको कितना दिया जाएगा, 10 वर्ष, और वो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर बच्चा है तो ये जाएगा 16 वर्ष तक का, ठीक। और अगर बच्चा है तो ये जाएगा, अगर बच्चा है 16 वर्ष से कम तो ये जाएगा 20 वर्ष, और बढ़कर कितना होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास और फाइन लगेगा। वहीं अगर मामला गुरुतर हो जाए, वहीं अगर मामला क्या हो जाए, गुरुतर हो जाए, तो ये जाएगा काय में, धारा 6 में इसका दंड दिया हुआ, और वो कितना बढ़ जाएगा, 20 वर्ष कम से कम। मामला अगर गुरुतर हुआ तो 20 वर्ष। किसी आपसी संबंध वाले ने प्रवेशन लैंगिक हमला किया है तो वो उसको सजा मिलेगी क्या, जहां पे भरोसे वाला रिश्ता है, जहां जिसके ऊपर आप भरोसा करते कि ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारा वाला है, और वही गलत करता है, तो वो गुरुतर के अंतर्गत आएगा, और फिर उसको कम से कम 20 साल की सजा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या बढ़कर के कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड हो जाएगा, और उसके साथ क्या लगेगा, फाइन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने 21 आधार, ये 21 आधार बताए गए हैं कि गुरुतर कब बनेगा, प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर कब बनेगा। तो गुरुतर कब बनेगा भाई, कि कोई भरोसे वाला रिश्ता हो। जैसे मान लीजिए कोई विक्टिम अगर, मतलब नेचर में ही चेंज हो जाए, विक्टिम अगर मान लीजिए दिव्यांग है, तब फिर वो गुरुतर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कोई आपसी संबंध वाला हो, कोई आर्मी वाला हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई डॉक्टर हो, ठीक है ना। तो ये जो मेन चीजें हैं, वो अगर ऐसा करते हैं हमारी रक्षा करने वाले ही, तो वो गुरुतर के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें 21 ग्राउंड दिए हुए हैं, ठीक। अब देखिए अगली धारा में आइए, अब देखते हैं हम धारा 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे मैंने बांटा है अन्य में। अब अन्य में क्यों, ये लैंगिक हमला क्या हो गया, ये प्रवेशन वाला और गुरुतर वाला लैंगिक हमला, ये प्रवेशन वाला हो गया। अब आते हैं अन्य में। लैंगिक हमला कैसा है, ये प्रवेशन वाला लैंगिक हमला है। अब आते हैं अन्य में, जो साधारण वाला है, मतलब इसमें प्रवेशन नहीं है, इसमें प्रवेशन है। देखिए अब धारा 7, 8, 9, 10 क्या कहती है। अभी अन्य वाला देखते हैं। अन्य वाला मतलब समान में आया। अब ये लैंगिक हमला सामान्य, लैंगिक हमला सामान्य, समान लैंगिक हमला धारा 7 में दिया हुआ, ठीक। और उसका दंड कितना दिया हुआ, धारा दंड काय में दिया हुआ, दंड दिया हुआ धारा 8 में। तो समान लैंगिक हमला मतलब वही किसी भी बच्चे के बॉडी पार्ट को टच करना, स्पर्श करना, वही कहलाता है हमारा साधारण लैंगिक हमला। तो वो उसका दंड कितना होगा, कम से कम 3 वर्ष, जो बढ़कर के कितना हो सकता है, 5 वर्ष तक का, और फाइन, ठीक। कम से कम 3 वर्ष तक का, और बढ़कर के कितना हो सकता है, 5 वर्ष का, और फाइन लगेगा, ठीक है ना। तो जूम कर देता हूं, आपको देख नहीं रहा होगा तो। चलिए छोड़िए, देखिए दिख तो रहा है वैसे, ठीक है ना। धारा 7 और धारा 8 सामान्य, क्या, लैंगिक हमला। इसका दंड कितना दिया, किस में दिया हो, धारा 8 में दिया हो। और कितना दंड होगा, कम से कम 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष, और अधिकतम कितना होगा, बढ़कर के वो कितना हो सकता है, 5 वर्ष और जुर्माना। अगर आपने समान लैंगिक हमला किया हो तो आपको दंड काय में मिलेगा, धारा 8 में, और वो कितना होगा, 3 वर्ष कम से कम, और बढ़कर के कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष। इतना तो मिलेगा ही, और बढ़कर के कितना हो सकता है, 5 वर्ष तक का, और फाइन लग जाएगा। तो ये था सामान्य लैंगिक हमला। अब आते हैं गुरुतर लैंगिक हमला में। अब मान लीजिए यही कोई हमला किसी आपसी वाले ने कर दिया, गुरुतर
गुरुत्तर वाले ने कर दी। तो गुरुत्तर लैंगिक हमला जो दिया हुआ है वो धारा 9 में इसको परिभाषित किया गया है और धारा 10 में इसका दंड बताया गया है। धारा 9 में इसको परिभाषित किया गया है और धारा 10 में इसका धारा 10 में इसका दंड बताया गया। तो धारा 10 में दंड कितना बताया गया है, पेनल्टी कितनी बताई गई है, फाइन क्या है भाई देखें, 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम बढ़ करके कितना होगा 7 वर्ष। ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना, याद करने में समझने में। आप जब रिवाइज करेंगे तो वो आपको बहुत ही फायदा देगा, ठीक। ये मेरे ही नोट्स है, मैंने खुद बनाया है इनको, ठीक। और ये फाइन होगा कम से कम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष और उसमें क्या लगेगा, जुर्माना। तो ये हमारा धारा 3 से लेकर के धारा 10 तक हमारी धारा अब कंप्लीट हो गई, ठीक। अगले, और यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज हो, यहाँ पे 22 आधार बताए गए हैं, वही आधार जो 21 आधार इसमें बताए गए हैं। एक आधार इसमें वॉयलेंस जोड़ा गया, वॉयलेंस, ठीक, वी जो है वॉयलेंस, 22वां आधार वॉयलेंस है। अगला देखिए, वहां पे अपन ने पढ़ लिया धारा 3 से लेकर के धारा 10 तक। धारा 3 में क्या होगा, लैंगिक प्रवेशन हमला। धारा 4 में उसका दंड। धारा 5 में जाएगा गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, उसका दंड दिया हुआ है इसमें, किसमें, धारा 6 में, ठीक। चलिए आगे चले, देखिए लैंगिक उत्पीड़न। अब आते हैं भाई धारा 11 में। धारा 3 से लेकर के धारा 10 तक मैंने करवाया। अब आते हैं लैंगिक उत्पीड़न में, जो कि धारा 11 कहती है, ठीक। अब धारा 11 में क्या लिखा हुआ कि हम किसको लैंगिक उत्पीड़न कहेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट किसको कहेंगे, ठीक। तो देखिए धारा 11 में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट पढ़िए, शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाना, किसी बच्चे से शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट प्रदर्शित करवाना, अश्लील साहित्य दिखाना, पोर्नोग्राफी दिखाना किसी बच्चे को, निरंतर पीछा करना, ठीक है, आपने कभी भी फ़ोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, कहाँ पे है पता करना, वो आपका लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा। अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे को धमकी प्रलोभन देना, मतलब यही कि अश्लील साहित्य बनाने के लिए उसको प्रलोभन देना, ठीक है, कि भाई वीडियो बनाओ, हमको भेजो, ये सब सारी चीज़ें, ठीक। तो ये आता है काय में, धारा 11 में आता है। अब अगर मान लो आपने ये किया है तो आपको दंड कहाँ मिलेगा, आपको दंड मिलेगा धारा 12 में, ठीक। 11 लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, 12 दंड। और दंड कितना होगा, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। दंड 12 में 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक। तो ये था हमारा क्या, लैंगिक उत्पीड़न। ये हमारा धारा 11 और धारा 12 भी कंप्लीट हो गई। अगली बात, अब देखिए, अब अगला जो अपराध है वो अश्लील साहित्य। अब अश्लील साहित्य में बालक का उपयोग। अब किसी अश्लील साहित्य में, पोर्नोग्राफी में जो है बच्चे का आपने उपयोग किया है, तब आपको क्या दंड मिलेगा। देखिए, अब धारा 13 क्या कहती है, धारा 13 इसकी परिभाषा देती है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़िए, बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना, मतलब प्राइवेट बॉडी पार्ट को दिखाना। दूसरा, अश्लील साहित्य में बच्चे का उपयोग करना, वही किसी बच्चे को ला करके आपने पोर्नोग्राफी में डाल दिया और उसको गलत रूप से आप प्रदर्शित कर रहे हैं। तीसरा, बालक का अश्लीलता पूर्ण प्रदर्शन करना, वही आपने उसको लेकर के आया, उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट को आप दिखा रहे हैं या उसका प्रदर्शन आप अश्लीलता पूर्वक से कर रहे हैं उस बच्चे का, ठीक है ना। ये बता रहा धारा 13, ठीक। अब इसका दंड क्या होगा, धारा 13 तो बता दिए कि भाई ये अपराध अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अपराध कहलाएगा। अगर आप अपराध करेंगे तो आपको दंड कितना मिलेगा, तो दंड है आपका मैक्सिमम 5 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष और जुर्माना प्लस फाइन। मैक्सिमम 5 वर्ष, अधिकतम कितना होगा, 5 वर्ष तक का और फाइन, ठीक। 5 वर्ष प्लस फाइन, दंड, धारा 14। अब आते हैं धारा 15 में। अब मान लो आपने कोई पोर्नोग्राफी को अपने फोन में, लैपटॉप में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सेव करके रखा है, उसका भंडारण करके रखा है। देखिए, अगर आपके फ़ोन में कोई ये ऐसी चीज़ भी होंगी बच्चों से रिलेटेड,
तो आप उसको डिलीट कर दें। अगर आपके वो फ़ोन में भी है और आपने किसी को शेयर कर दिया और शेयर करने के बाद में जिसको आपने शेयर किया वो पुलिस के पास चला गया, तो अब फिर आपकी जो है वॉट लगनी तय है। तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, वो गलत है। ठीक है, उसमें आपको देखिए बताता हूँ क्या लिखा। अगर आपने किसी अश्लील साहित्य, बच्चों से संबंधित चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने फोन में या किसी भी चीज में रखा हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, तब वो धारा 15 की बात करता है। धारा 15 बताता है अगर आपने शेयर किया तब फिर आपको क्या लगेगा, जुर्माना। ये फाइन है, ये जुर्माना है। ये जुर्माना है। अगर एक पहली बार किया है, पहली बार किया है तो 5,000 रुपए, पहली बार किया है तो 5,000 रुपए, पहली बार किया है तो 5,000 रुपए। अगर दूसरी बार किया है तो 10,000 रुपए। पहली बार किया है तो 5,000, दूसरी बार किया है तो 10,000। आपने किसी को शेयर कर दिया, एक फ्रेंड को, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब 8-10 लोगों को भेज दिया, तब फिर देखिए क्या दंड है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कम से कम, अधिकतम आपको कितनी जेल हो सकती है, 3 वर्ष तक की जेल। 3 वर्ष तक की आपको जेल हो सकती है, या जुर्माना। या तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, या तो आपको 3 वर्ष तक की जेल। अब वो न्यायालय के ऊपर है कि वो 3 वर्ष से कितना कम दे रहा है या पूरा 3 वर्ष दे रहा है, वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। तो कम से अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 वर्ष, या जुर्माना। अगर आपने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा हो तो, और शेयर किया हो, पहली बार किया हो तो 5,000 और दूसरी बार किया हो तो 10,000। अब देखिए वाणिज्यिक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, कमर्शियल यूज के लिए अगर आपने उसका उपयोग किया, तो पहली बार अगर किया है तो मिनिमम 3 वर्ष की सजा है, और मैक्सिमम कितनी है, 5 वर्ष की सजा है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मिनिमम कितनी, 3 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष, या फाइन या जुर्माना ले लो भाई आप, या तो दोनों ही दे दो, जेल भी दे दो और फाइन भी ले लो। ठीक, और अगर दूसरी बार किया आपने, पहली बार किया तो ये दंड, अगर आप फिर से कर रहे हो, आप नहीं मान रहे हो, तो मिनिमम आपको 5 वर्ष की सजा है और मैक्सिमम आपको 7 वर्ष की सजा है, और जुर्माना भी यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे या जुर्माना है, यहाँ पे और जुर्माना। तो आपने देखा धारा 13, धारा 14 और धारा 15। ठीक, ये थी हमारी धाराएं। कहां से कहां तक, धारा 13, धारा 14 और धारा 15। अश्लील साहित्य के लिए बालंका का उपयोग धारा 13 बताती है, धारा 14 उसका दंड बताता है, और अगर आपने कोई भी पोर्नोग्राफी अपने फोन में रखा बच्चों से संबंधित, तो वो उसका दंड ये धारा 15 बताती है। ठीक है ना, अगली बात देखते हैं। पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। देखिए, अब आता है अगला अपराध, दुष्प्रेरण। अगर आपने पॉक्सो में किसी भी प्रकार का दुष्प्रेरण की है, किसी व्यक्ति को कहा कि भाई, वो मान लीजिए एक 16 साल की बच्ची है, आप उसके साथ में ऐसा ऐसा करिए, मतलब उकसाना, किसी और को बोलना कि भाई आप जो है उसके साथ ऐसा ऐसा करिए, तो वो दुष्प्रेरण कहलाता है। वो ये बताती है हमारी धारा 16 बताती है। तो धारा 16 का मतलब, धारा 16 में आप दुष्प्रेरण 3 प्रकार से कर सकते हो। पहला तो उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, और तीसरा सहायता द्वारा। आपने या तो उसको उकसा दिया हो, या तो उसके साथ षड्यंत्र रचा हो कि भाई हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे, हम ये ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है ना, षड्यंत्र रचा हो, या उसकी सहायता की हो, जिसको आपने उकसाया है उसकी हेल्प करी हो उसको अपराध कारित करने में। तो जो होगा वो दंड काय में बताया गया है, धारा 16 का। धारा 17 में उसका दंड बताया गया है, और दंड क्या बताया गया है, अपराध के समान। अब अपराध के समान मतलब जो भी अपराध वो करेगा, कौन, जिसको आपने उकसाया है, वो जो भी अपराध करेगा उसी के समान आपको भी सजा दी जाएगी। मान लीजिए उनने क्या किया हो, लैंगिक हमला किया हो किसी बच्ची के ऊपर, तो वो लैंगिक हमला के लिए जो सजा होगी, उस सेम एज इट इज सजा आपको भी दी जाएगी जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है। ठीक है ना, तो अपराध के समान का मतलब यही होता है। आप धारा 18 में आते हैं। धारा 18 क्या कह रही कि मान लो किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया, किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया और उसने उसका प्रयत्न कर दिया, अटेम्प्ट कर लिया,
तो अटेम्प्ट के लिए क्या सजा है? अटेम्प्ट के लिए है आजीवन कारावास का आधा या जुर्माना। लाइफ इम्प्रिजमेंट का आधा या जुर्माना या दोनों। या तो आजीवन कारावास की आधी सजा हो जाएगी आपको, या तो आपसे जुर्माना ले लेंगे, या तो आपको दोनों ही भुगतना पड़ेगा। तो ये था हमारा दुष्प्रेरण अपराध। धारा 16 दुष्प्रेरण की बात करता है। 3 प्रकार से दुष्प्रेरण हो सकता है, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। और धारा 17 जो है अपराध के समान उससे दंड होगा। ठीक, जो अपराध करने को कहा जा रहा है उसी अपराध के समान, कि भाई उसके साथ आप गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करो तो उसके समान उसमें जो सजा होगी अपराध के समान, वही सजा उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो दुष्प्रेरण कर रहा है अपराध को करने के लिए। ठीक। धारा 18, अगर प्रयत्न कर लिया उस अपराध को करने के लिए, प्रयत्न कर लिया तो क्या होगा? आजीवन कारावास का आधा या जुर्माना या दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। चलिए अगला। अब मान लीजिए अपराध हुआ और किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। मान लीजिए कोई अपराध हो रहा है और मैंने देख लिया कि भाई यहाँ यहाँ अपराध हो रहा है, और मैंने अगर रिपोर्ट नहीं दी पुलिस को जाकर के, तब फिर क्या है? ये अप्रत्यक्ष अपराध है। तब भी फिर आपको जो है भुगतना पड़ेगा भाई, अगर आप जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा अगर आपकी जानकारी में है तो। ठीक। तो धारा 19 और 20 उसी से रिलेटेड है। धारा 19 और 20 और 21। 19 में अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति है और वो ये देख रहा है कि भाई यहाँ पे अपराध हो रहा है, और वो अगर इस चीज को अनदेखा कर देता है और पुलिस को जानकारी नहीं देता है, तो वो धारा 19 उससे डील करती है। तो अगर कोई समान व्यक्ति अगर जानकारी नहीं दिया है तो उसके लिए दंड 21 में बताया गया है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑथराइज पर्सन है, जैसे होटल, लॉज, अस्पताल, जैसे प्राइवेट जगह होती है ना, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, ये इन चीजों में जो है, जो वहां का अगर ओनर जो भी हो, ठीक है ना, जो भी वहां की देखरेख कर रहा है और वो अगर नहीं बताता है तो उसके लिए दंड। एक तो समान व्यक्ति को डील करती है धारा 19, और जहां पे ऑथराइज लोग हों, जहां जैसे होटल, लॉज, अस्पताल या क्लब आदि जैसे जगहों पे अगर कुछ हो रहा है तो उसके जो ओनर है, जो भी उसकी केयर टेकर है, जो भी हो, तो वो उसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे अपराध हो रहा है। अगर वो नहीं बताता है, रिपोर्ट नहीं देता है, तब उसको धारा 21 में दंडित किया जाएगा। तो धारा 21 दंडित क्या करेगा? पहला क्लॉज क्या कहता है कि 6 वर्ष तक या फाइन या दोनों। 6 वर्ष तक का कारावास, मैक्सिमम कितना होगा कारावास? 6 वर्ष तक का होगा। और फाइन भी लगेगा, या तो फाइन 6 वर्ष तक का कारावास हो, या तो फाइन, या तो दोनों ही। या तो कारावास दे दो, या तो फाइन ले लो, या तो दोनों ही दो। ठीक। अब इसका सेकंड क्लॉज क्या है देखिए, 21 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है? कोई संस्थान या कंपनी ना दे तो। अगर कोई संस्थान है, ठीक, और कोई कंपनी है, तो अगर वो कंपनी में ही कुछ ऐसा हो रहा है, उस कंपनी के ही व्यक्ति के साथ में या कर रहा है, और वो संस्थान ही अगर जानकारी नहीं देता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? उसके लिए होगा 1 वर्ष तक का कारावास मैक्सिमम, और प्लस जुर्माना भी देना पड़ेगा, और कम से कम 1 वर्ष तक, तो अधिकतम कितना? 1 वर्ष तक का उसको कारावास भुगतना पड़ेगा। वो न्यायालय के ऊपर है, 1 वर्ष से कम में वो कितना दे रहा है, 8 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 6 महीने, वो न्यायालय के ऊपर है। ठीक। तो ये था 19, 20 और 21। अब आते हैं अगला अपराध। अब मान लीजिए आपने क्या करा, पॉक्सो से रिलेटेड मामला की गलत कंप्लेंट लिखवा दी कि भाई वहां पे ऐसा हो रहा है, झूठी कंप्लेंट लिखवा दी, जबकि वहां पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। तब क्या होगा? मिथ्या परिवाद या सूचना, परिवाद मतलब होता है कंप्लेंट, या तो सूचना। आप गलत तरीके से कोई कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं या गलत सूचना दे रहे हैं बच्चों से संबंधित मामलों में, तब आपको दंड कितना मिलेगा? 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। कम से कम 6 माह तक का कारावास आपको दिया जाएगा, ठीक, या तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा या दोनों आपको दिया जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यही चीज किसी बच्चे ने की हो, कोई झूठी कंप्लेंट कोई बच्चा दे दे, तो क्या उसको दंडित किया जाएगा? क्या वो अपराधी है? नहीं। बच्चे ने किया तो कोई ऑफेंस नहीं, नो ऑफेंस लिखा हुआ, कोई अपराध नहीं। बच्चे ने किया तो कोई अपराध नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मेन चीज,
मान लीजिए कोई बच्चा है और कोई बच्चा ही किसी बच्चे के साथ में कोई अपराध कर देता है, तो क्या वो अपराधी है क्या? उसको इसमें ट्रीट किया जाएगा? नहीं, उसको ट्रीट किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक, उसमें उसको जो है ट्रीट किया जाएगा, इसमें नहीं लाया जाएगा। बच्चों के खिलाफ, कोई बच्चे के खिलाफ कोई बच्चा ही अपराध कर देता तो पॉक्सो के अंतर्गत नहीं आता। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिएगा। बच्चों के ही खिलाफ कोई बच्चा अगर अपराध कर देता है तो वो पॉक्सो के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अब देखिए धारा 23 का कहती है, आखिरी धारा है, मीडिया के लिए प्रक्रिया। अब मीडिया के लिए क्या प्रक्रिया होगी भाई? मान लीजिए मीडिया को कहा गया है धारा 23 में कि कोई भी प्रकार से किसी पीड़िता का नाम, पता, कहाँ रहती है, गली नंबर, उसके घर वालों का नाम, उसके रिश्तेदारों का नाम आदि जानकारी वो प्रकाशित नहीं करेंगे। और अगर मीडिया ऐसा कर देती है, मीडिया अगर ऐसा कर देती है, पहचान प्रकट कर देती है, तब उसको दंड कितना मिलेगा देखेंगे। दंड उसको मिलेगा मिनिमम 6 माह तक का और मैक्सिमम 1 साल तक का। मिनिमम क्या होगा? 6 माह तक का होगा, मैक्सिमम 1 साल तक का होगा, या जुर्माना होगा, या तो दोनों होगा। या तो आप कारावास भुगत लो मिनिमम कितना, 6 वर्ष तक का, और वो अधिकतम कितना होगा, 1 साल तक का, या तो आप जुर्माना दे दो, या तो आपको दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, वो न्यायालय के ऊपर है। ठीक, तो ये थी हमारी आज का पोर्शन, धारा 1 से लेकर के धारा 23 पॉक्सो एक्ट का। और ये जो पोर्शन था वो आईपीसी का पोर्शन था, ठीक है ना, टोटल आईपीसी का पोर्शन था। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप जब कोई भी एक्ट को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको नोट बनाएं, आप अपने नोट्स लिखें उसको एज इट इज, जैसे भी आप याद रख सकें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको बार बार आप जो है उसको पढ़ते रहें। आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो दिखता रहेगा। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपके नज़र में होती है ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉक्सो एक्ट, ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वाला पार्ट जो लाऊंगा मैं इसकी प्रोसीडिंग में लाऊंगा कि भाई अपराध हो गया है तो फिर कैसे इसमें कंप्लेंट जो है, कौन कंप्लेंट लिखेगा, सक्षम न्यायालय कौन होगा, विशेष न्यायालय बनाया जाएगा पॉक्सो, ठीक। तो ये सब सारी चीजें हम अगले पार्ट में कवर करेंगे जो सीआरपीसी का पार्ट है। ये जो पार्ट था ये आईपीसी का पार्ट था, इसमें बता दिया मैंने कि ये अपराध होते हैं। अगर ये अपराध हो गए तो इसको कैसे अपन जो है इसकी प्रोसीडिंग ट्रायल चलवाएंगे, तो वो बताएगा आपको धारा 24 से लेकर के धारा 46 तक की वो पूरी प्रोसीडिंग बताएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किस विषय में आपको और अगले आने वाले समय में वीडियो चाहिए, किस एक्ट में वीडियो चाहिए, वो आप मुझे बताएं, तो मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगा। और मैं लॉ के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि भाई क्या कमी लग रही है, आप मुझे बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को फुलफिल करने में ध्यान दूंगा। और अगला पार्ट मैं 2-4 दिन में आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसी में प्लेलिस्ट्स बनवा दी है मैंने, परफेक्ट समाधान एकेडमी आप सर्च करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप ऑल एक्ट करेंगे तो उसमें 4-5 मैंने 2 एक्ट मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरा एक्ट आजकल में वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।